डियर स्टूडेंट्स, जो दिल्ली का टॉपिक है वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी है। इसलिए इस वीडियो में मैंने ये टॉपिक काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में भी और उसके बाद काफ़ी क्रिस्प मैनर में भी डिस्कस किया है। जो कीवर्ड मैं डिस्कस करूंगा आपको केवल उतने ही कीवर्ड्स को याद करना है, वो प्री और मेंस दोनों में काफ़ी काम आएंगे। सबसे पहले मैंने आर्टिकल 1 लिखा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में लिखा है टेरिटरी ऑफ इंडिया इज इक्वल टू स्टेट प्लस यूनियन टेरिटरी प्लस एक्वायर्ड टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब है कि अगर इंडिया कोई और बाहर की टेरिटरी को इंडिया में एक्वायर करती है, जैसे हमने पुडुचेरी को एक्वायर किया था, उसके बाद एक्वायर टेरिटरी कन्वर्ट हो सकती है या तो यूटी में या फिर स्टेट में। फिलहाल इंडिया में 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। फॉर एग्जांपल यूपी और एमपी स्टेट्स है, दिल्ली पुडुचेरी जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है। अब आपको सबसे पहले डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि डिफरेंस क्या होता है स्टेट और यूटी में। इस डायग्राम से आप देख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड में स्टेट्स हैं, राइट हैंड साइड में यूटी है। स्टेट्स 28 है और यूटी 8 है। जो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने सेंटर के साथ रिलेशन दिखाया है वो डैश डैश से दिखाया है। इसका मतलब है सेंटर और स्टेट का जो रिलेशन है, सेंटर कंट्रोल करता है स्टेट को इनडायरेक्टली और नॉर्मल वे में, लेकिन यूनियन टेरिटरी को वो कंट्रोल करता है डायरेक्ट और स्ट्रॉन्ग वे में। यानी कि यूनियन टेरिटरी पे सेंटर का कंट्रोल ज्यादा होता है। अब स्टेट में लेफ्ट हैंड साइड में क्लियर डिवीजन ऑफ पावर, यानी कि सेंटर की पावर और स्टेट की पावर डिफाइन होती है। फॉर एग्जांपल, स्टेट में अगर मध्य प्रदेश की हम बात करें तो मध्य प्रदेश क्या करेगा, स्टेट ये डिफाइन है, और सेंटर क्या करेगा ये भी डिफाइन है। लेकिन यूनियन टेरिटरी या दिल्ली में सेंटर की पावर ज्यादा होगी और खुद की यूनियन टेरिटरी की पावर कम होगी। स्टेट्स में होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, लेकिन जो यूनियन टेरिटरीज है 8 यूनियन टेरिटरीज, उनमें से 3 यूनियन टेरिटरी दिल्ली पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर, वहां पे तो लेजिस्लेटिव असेंबली है, लेकिन बाकी 5 में नहीं है। स्टेट्स में हम अपॉइंटेड हेड ऑफ द स्टेट को बोलते हैं गवर्नर। यूनियन टेरिटरी में उसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। कहीं पे उसको एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, कहीं पे उसको लेफ्टिनेंट गवर्नर बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है सबसे पहले, कुछ लोग बोलते हैं कि दिल्ली यूनियन टेरिटरी होनी चाहिए और कुछ लोग बोलते हैं कि दिल्ली स्टेट होना चाहिए। अब हम दोनों के लॉजिक देखेंगे। पहला लॉजिक ये है, कुछ जो लोग ये बोलते हैं कि वाई दिल्ली शुड बी यूनियन टेरिटरी, उसमें मैंने 2-3 रीजन लिखे हैं। सबसे पहला रीजन है मोस्टली ऑल द कैपिटल्स आर यूटी। यानी कि इंटरनेशनली भी देखा जाए वर्ल्ड में, तो अगर किसी कंट्री की कोई कैपिटल है तो वो कैपिटल तो ज्यादातर यूटी होती है। एग्जाम्पल के लिए अमेरिका फेडरल है, लेकिन अमेरिका की भी जो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, वो यूटी की तरह काम करती है। ऑस्ट्रेलिया भी फेडरल है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की भी कैपिटल कैनबरा यूटी की तरह काम करती है। तो इंडिया में भी हमने इंटरनेशनल पैटर्न को फॉलो किया। तो एक रीजन ये भी है कि दिल्ली क्यों यूटी होना चाहिए। सेकंड रीजन, दिल्ली बिलोंग्स टू नेशन एज ए होल। दिल्ली किसी एक आदमी का नहीं है, दिल्ली पूरे देश का है, क्योंकि वो राजधानी है। अब दिल्ली रिप्रेजेंट करती है ज्यादा लोगों को, दिल्ली हर स्टेट के लोगों को भी रिप्रेजेंट करती है क्योंकि ये कैपिटल है। तो यहां पे इसको एक अलग स्टेट बनाना एडवाइजेबल नहीं था, इसीलिए इसको यूटी बनाया गया। थर्ड रीजन है कि अगर दिल्ली को, इफ दिल्ली इज मेड यूटी स्टेट, अगर दिल्ली को स्टेट बना देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो प्रॉब्लम ये होगी कि जो दिल्ली की प्रेजेंस है विल बी डिस्प्रोपोर्शनेट। भाई दिल्ली इतना इंपॉर्टेंट शहर है, यहाँ पे सारी बड़ी चीजें हैं, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, सारे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हाउसेज। तो बाकी जो स्टेट्स हैं उनकी प्रेजेंस कम हो जाएगी और दिल्ली बहुत ही डिसप्रोपोर्शनेट वे में आगे चली जाएगी, इक्वालिटी नहीं रहेगी। इसलिए भी दिल्ली को स्टेट नहीं बनाया गया। लेकिन कुछ लोग फिर भी बोलते हैं कि दिल्ली स्टेट होना चाहिए, तो उसके भी लॉजिक है व्हाई दिल्ली शुड बी स्टेट। कुछ लोगों ने बोला है कि जो दिल्ली के लोग हैं, दिल्ली पीपल शुड हैव देयर से इन द पॉलिसी मेकिंग ऑफ दिल्ली। यानी कि जब दिल्ली में कोई काम होता है, कोई डिसीजन होता है, चाहे वो बिजली से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड, कोई भी डिसीजन, उसमें दिल्ली के लोगों का सही, यानी कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार का सही होना चाहिए, कंट्रोल सेंटर का नहीं होना चाहिए। इसलिए दिल्ली स्टेट होना चाहिए। दूसरा ये कि ये जनरली यूटी में पॉपुलेशन कम होती है, स्टेट में ज्यादा होती है। तो दिल्ली की पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है, इसलिए भी दिल्ली स्टेट होना चाहिए, क्योंकि ज्यादा लोगों के लिए ऑटोनॉमी, फिर डिसीजन मेकिंग लोगों से ही होनी चाहिए।
तीसरा, डेमोक्रेसी में इलेक्टेड गवर्नमेंट का रोल ज्यादा होना चाहिए, ना कि किसी सेंटर से अपॉइंटेड लोगों का। तो दोनों के अपने अपने लॉजिक है, और इसीलिए दिल्ली एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि ये यूटी होना चाहिए स्टेट, लेकिन ये यूटी ही रहा है। और कैसे कैसे यूटी में इसको स्पेशल पावर मिली है, स्पेशल स्टेटस मिला है, क्यों मिला है, किस हद तक जस्टिफाइड है, वो हम देखते हैं। यहां पे बिफोर 1956 इंडिया को 4 पार्ट्स में बांटा गया था, ए बी सी और डी। यानी कि इंडिया की जो टेरिटरी थी वो 4 पार्ट्स में थी। कोई पर्टिकुलर एरिया ए में आता था, कैटेगरी में, पार्ट ए में, कुछ कुछ एरियाज पार्ट बी में आते थे। तो दिल्ली उस टाइम पे 1956 से पहले सी में आता था। हालांकि ये क्लासिफिकेशन अब उतना वैलिड नहीं है, लेकिन प्री के लिए अगर कोई क्वेश्चन आता है तो मैंने बता दिया। फिर 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आई। तो 1956 में ये क्लासिफिकेशन जो था ABCD वाला, ये कैंसिल हो गया, स्क्रैप हो गया, और अब नया क्लासिफिकेशन आया 4 की जगह पे 2, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। यानी पहली बार जो स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्लासिफिकेशन आया 1956 में, वो आया SRC के बाद, और दिल्ली को कैटेगरी में रखा गया यूटी की कैटेगरी में। यानी कि 1956 से पहले दिल्ली सी पार्ट में आता था, 1956 के बाद दिल्ली यूटी में आने लगा। लेकिन 1956 से लेकर 1980s तक हर बार डिमांड होती रही, टसल होती रही, प्रोटेस्ट होते रहे, कंट्रोवर्सी, सुप्रीम कोर्ट केसेस, हाई कोर्ट केसेस चलते रहे। दोनों तरह के लोग थे, दोनों तरह के सपोर्टर्स थे, प्रोपोनेंट्स थे कि ये यूटी होना चाहिए या स्टेट होना चाहिए। जो वहां से चुनी हुई सरकारें दिल्ली से आती थी, वो चाहती थी कि वो स्टेट, फुल स्टेटहुड का उसको दर्जा मिले। सेंटर क्योंकि उसको कंट्रोल रिटेन करना चाहता था दिल्ली पे, तो सेंटर उनने उसको यूटी ही रखा। तो बार बार ये डिबेट चलती रही, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट है। तो 1980s में एक कमेटी बनाई, एस बालाकृष्ण कमेटी। इस कमेटी ने काफी अच्छे से स्टडी किया और देखा कि दिल्ली को स्टेटहुड तो नहीं दिया जा सकता है दिल्ली की कंडीशन को देखते हुए, जैसे मैंने पहले भी डिस्कस किया। लेकिन हाँ, दिल्ली को यूटी भी अगर नहीं देते हैं या फिर यूटी देते हैं तो यूटी के साथ साथ कोई स्पेशल स्टेटस दे देते हैं। तो स्टेट नहीं दे रहे हैं, बट यूटी विद स्पेशल स्टेटस। तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज हुआ कि ना ये प्रॉपर स्टेट है, लेकिन हाँ यूटी से थोड़ा बेहतर है। इन्होंने जब रिकमेंडेशन दी, शायद 1987 में दी, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया 1991 में। ईयर्स बस इतने ही इंपॉर्टेंट है जो मैं मेंशन कर रहा हूं। 1991 में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया गया, 69th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। जब आप अपने नोट्स बनाते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को CAA लिखना शुरू कर दो, क्योंकि इतना लंबा है, और जितने भी कीवर्ड्स मैंने छोटे करके लिखे हुए हैं, आप अगर जब इसको पूरा पूरा नोट्स बनाओगे, ये एक पेज में पूरा पक्का आ जाएगा, दिस इज माय गारंटी। दोनों में अंतर समझिए। दोनों में मैंने 1991 ही लिखा है। एक तरफ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, दूसरी तरफ लिखा है गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एक्ट। एक तरफ है कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट, एक तरफ है पार्लियामेंट का लॉ या पार्लियामेंट का एक्ट। यानी पहले कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 1991 में, फिर पार्लियामेंट ने एक कानून अलग से बनाया दिल्ली के लिए, एक नया आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा 239AA, ताकि दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस मिल पाए। भले ही हम स्टेटहुड नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन स्पेशल स्टेटस दे रहे हैं। दिल्ली की एक लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई, विधानसभा। उसको पावर दी गई कि इट कैन मेक लॉ ऑन स्टेट लिस्ट। यानी दिल्ली की जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हेल्थ होता है या बहुत सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं, दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली उन सब्जेक्ट्स पे कानून बना सकती है, एक्सेप्ट पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लॉ। ये 3 सब्जेक्ट को मैंने इस ऑर्डर में लिखा है। वैसे भी पुलिस और पब्लिक ऑर्डर दोनों सिमिलर है, क्योंकि कहीं पे लिखा होगा पब्लिक ऑर्डर, कहीं पे लिखा होगा लॉ एंड ऑर्डर। तो पुलिस से रिलेटेड, पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड और लैंड से रिलेटेड, ये 3 जो कानून है, भले ये स्टेट लिस्ट में मेंशन है, तब भी दिल्ली की गवर्नमेंट, दिल्ली की सरकार, दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं बना सकती कानून इन तीनों पे। लेकिन बाकी किसी भी सब्जेक्ट पे स्टेट लिस्ट के वो बना सकती है। तो ये स्पेशल स्टेटस दिया। फिर जैसे स्टेट्स का पैटर्न होता है, सिमिलर पैटर्न है कि दिल्ली के अंदर देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। फॉर एग्जांपल 70 मिनिस्टर्स होंगे, हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, और ये लोग एड एंड एडवाइस देंगे। 70 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एक CM एड एंड एडवाइस देंगे लेफ्टिनेंट गवर्नर को, एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर विल एक्ट अकॉर्डिंगली एक्सेप्ट हिज डिस्क्रिशन। यानी कुछ जगह पे जहां उसको डिस्क्रिशन यूज करना है अपना खुद का, उसके अलावा वो यूज करेंगे एड एंड एडवाइस
चीफ मिनिस्टर की और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। और अगर डिसएग्रीमेंट हुआ किन दोनों के बीच में, लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में और सीएम के या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में, तो फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर उस मैटर को रेफर कर देंगे प्रेसिडेंट के पास। 1991 से भी ये इशू चलता रहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर का रोल ज्यादा होना चाहिए सीएम का रोल। ये टसल वैसे तो रही चलती, टसल कंटिन्यूड। शीला दीक्षित जी के टाइम पे ये टसल थोड़ी माइल्ड थी, लेकिन आफ्टर केजरीवाल ये टसल होगी काफी स्ट्रॉन्ग। 2015 में क्या हुआ, 2015 में एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ब्यूरोक्रेट्स, सिविल सर्वेंट और ऑफिसर्स को बोला कि आप सीएम के ऑर्डर को ना माने और सीएम के थ्रू फाइल ना भेजें। यानी कि जितने भी ऑफिसर्स होते हैं, सिविल सर्वेंट्स होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, एसडीएम, डीएम, एडीएम, डेनिक्स, आईएएस, ऑल इंडिया सर्विस, सेंट्रल सर्विस, जितने भी ऑफिसर्स दिल्ली में काम कर रहे हैं, वो सीएम का ऑर्डर ना माने और वो सीएम के थ्रू फाइल ना भेजे, डायरेक्ट एलजी को भेजे। और जो सीएम ने पोस्टिंग की थी ऑफिसर्स की, एलजी स्क्रैप्स ऑल द ब्यूरोक्रेट पोस्टिंग्स डन बाय सीएम। 2015 की बात है कि जब केजरीवाल ने एक तो जो पोस्टिंग्स की, भाई किसी आईएएस ऑफिसर को उन्होंने हेल्थ सेक्रेटरी बनाया, किसी डेनिक्स को उन्होंने एसडीएम नॉर्थ दिल्ली बनाया। तो ये सारी की सारी ट्रांसफर, पोस्टिंग, ये सारे डिसीजन जो सर्विस मैटर के होते हैं, डिसिप्लिनरी एक्शन, विजिलेंस का एक्शन, उनका प्रोसिक्यूशन सैंक्शन करने का एक्शन, जितने भी सर्विस मैटर होते हैं, इनको अगर केजरीवाल ने यानी कि सीएम ने डिसाइड किया तो एलजी ने उनको स्क्रैप कर दिया। और 2015 में ही सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से एक नोटिफिकेशन निकला कि दिल्ली के जो एलजी हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज एब्सोल्यूट पावर ऑन पोस्टिंग। यानी कि दिल्ली के ऑफिसर्स पे जो एब्सोल्यूट कंट्रोल पावर है वो एलजी का है, सीएम का नहीं है। यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट का नहीं है, अपॉइंटेड एलजी का है। उसी टाइम पे एक्चुअली दिल्ली की एक एसीबी थी, एंटी करप्शन ब्यूरो। दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो ने भी कुछ पुलिस वालों को, कुछ शायद कांस्टेबल को पकड़ा था। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यह भी नोटिफिकेशन निकाला कि दिल्ली की एसीबी, एंटी करप्शन ब्यूरो का रोल, एसीबी ऑफ दिल्ली कैन नॉट हैंडल द केसेस ऑफ सेंट्रल एम्प्लॉय। अगर कोई सेंट्रल एम्प्लॉय है तो उनको दिल्ली की एंटी करप्शन ब्यूरो टैकल नहीं कर सकती है। यानी कि 2015 में एलजी ने भी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के नोटिफिकेशन ने भी इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर को कम किया, सीएम की पावर को कम किया और एलजी की पावर को बढ़ाया। इसलिए 2015 में चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने इस ऑर्डर को, इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया दिल्ली हाई कोर्ट में। लेकिन 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी सेम बात बोली कि एलजी ही एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है एनसीटी के। तो फिर केजरीवाल यानी चीफ मिनिस्टर मूव्स टू सुप्रीम कोर्ट। 2018 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट डिसीजन दिया, एक बैलेंस्ड डिसीजन दिया कि जो वो 3 टॉपिक्स है, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, इन तीनों पे तो सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल है, लेकिन बाकी रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स पे यूनियन टेरिटरी के सीएम का रोल है। यानी कि केवल 3 सब्जेक्ट्स में सेंटर कंट्रोल करेगा, अदरवाइज नॉर्मल केसेस में स्टेट के, यूनियन टेरिटरी के सीएम ही कंट्रोल रखेंगे। 2021 में जो गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एक्ट हुआ करता था पहले 1991 में, उसको अमेंड किया। जितनी बार भी सेंटर ने यानी कि पार्लियामेंट ने इस एक्ट को अमेंड किया है, तो कोशिश की है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट यानी सीएम की पावर थोड़ी कम हो और अपॉइंटेड एलजी की पावर बढ़े। तो उन्होंने गवर्नमेंट की टर्म को भी इक्वेट कर दिया कि अगर कहीं गवर्नमेंट लिखा है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू एलजी, नॉट सीएम। 2022 में चीफ मिनिस्टर केजरीवाल ने एक्यूज किया एलजी को कि दिल्ली में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो सीएम को बाईपास कर रहे हैं और ब्यूरोक्रेट से डायरेक्ट खुद ही मिलते हैं। तो पॉइंट ये था सीएम का कि ब्यूरोक्रेट को हमसे मिलना चाहिए, सीएम से मिलना चाहिए, क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट में तो सीएम है, एलजी तो अपॉइंटेड है। तो इस बात के बाद एक्चुअली 2022 में ही उसी टाइम पे दिल्ली में एक नई एक्साइज पॉलिसी आई और दिल्ली में गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही थी बस को खरीदने का, 1000 बस को खरीदने का करीब। तो एलजी ने सीबीआई प्रॉब करने का ऑर्डर और रिकमेंडेशन दे दिया कि ये जो दिल्ली की सरकार बस खरीदने के प्लान कर रही है, इसमें कुछ गड़बड़ है, घोटाला है, और जो नई एक्साइज पॉलिसी दिल्ली गवर्नमेंट लाना चाहती है उसमें भी कुछ करप्शन के पॉइंट है। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार
इलेक्टेड गवर्नमेंट हैज कंट्रोल ऑन ब्यूरोक्रेट्स। यानी 2018 में और 2023 में दोनों बार सुप्रीम कोर्ट ने तो इलेक्टेड गवर्नमेंट को ही वैल्यू दी, लेकिन 2023 में इस डिसीजन के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने पहले ऑर्डिनेंस निकाला 2023 में ही। ऑर्डिनेंस एक तरीके से टेम्परेरी लॉ होता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होती है, और जैसे ही पार्लियामेंट सेशन में आई तो उस ऑर्डिनेंस की जगह पे एक बिल लेके आई और बिल को पास करा के एक्ट बना दिया। यानी कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली अमेंडेड एक्ट 2023। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है और इसमें कंट्रोवर्सी क्या है? ये 2023 में जो एक्ट अमेंड हुआ, इसने एक नई स्टैट्यूटरी अथॉरिटी एस्टेब्लिश की, नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी। पॉइंट ये नई क्यों है? क्योंकि ये 2023 में बनी है। स्टैट्यूटरी क्योंकि ये लॉ के हिसाब से बनी है। इस अथॉरिटी का काम क्या है? इस अथॉरिटी में 3 लोग होंगे। अगर यहां पे देखिए, इस अथॉरिटी में सीएम, चीफ सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली एंड प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी ऑफ दिल्ली, ये 3 लोग होंगे। ये 3 लोग रिकमेंड करेंगे सर्विस मैटर, यानी कि ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस, डिसिप्लिनरी एक्शन, इंसिडेंटल का मतलब होता है उससे रिलेटेड। अब पॉइंट ये यहां पे कि इस पॉइंट पे क्या क्या प्रॉब्लम आई। अभी तक जो काम सीएम करते थे, मिनिस्टर्स करते थे, अब उसमें 2 लोग और ऐड हो गए, सीएम के साथ साथ चीफ सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल हेल्थ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी। पॉइंट यह है कि अब 3 लोगों में डिसीजन जो होगा वो होगा वोट बाय मेजॉरिटी, यानी कि 3 में से अगर 2 लोगों ने बोल दिया, और होगा प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर 3 में से किसी दिन 2 लोग हैं, जिस दिन प्रेजेंट होंगे और वोटिंग हो गई, उस दिन डिसीजन उस फेवर में हो जाएगा। अब इन दोनों लोगों को अपॉइंट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। इनडायरेक्टली ये दोनों लोग कंट्रोल हो रहे हैं सेंटर से, यानी कि इन 3 में भी ज्यादा वेटेज हो गया सेंटर का। उसके बावजूद अगर ये कुछ रिकमेंड कर रहे हैं तो अगेन एलजी का रोल ज्यादा है। एलजी मैंने ऊपर लिखा है, एलजी उसको अप्रूव भी कर सकता है, एलजी उस रिकमेंडेशन को रिटर्न कर सकता है फॉर रिकंसिडरेशन। एलजी का ही डिसीजन फाइनल होगा। यानी कि किसी का ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस, कुछ भी अगर मैटर है तो एनसीसीएसए से जाएगा तो एलजी के पास, पर एलजी का ही फाइनल रोल है। यहां पे पॉइंट ये है कि एलजी को डिस्क्रिशन इतने ज्यादा दे दिए हैं कि रोल जो है सीएम का अपने ही ऑफिसर्स को कंट्रोल करने का रोल बहुत कम हो गया है। यहां पे एलजी को डिस्क्रिशन और भी दिए गए हैं कि दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको समन कब करना है, प्रोरोग यानी कि उसके सेशन को रोकना कब है, और डिसॉल्व यानी कि उसकी लाइफ को डिसॉल्व कब करना है। यानी कि सीएम चाहे तो भी समन नहीं कर सकता है, सारी की सारी पावर, इनफैक्ट विधानसभा के सत्र को बुलाने की, रद्द करने की सारी पावर भी एलजी को दे दी है। यानी एलजी का डिस्क्रिशन भी बढ़ा दिया, एलजी कोई फाइनल अथॉरिटी बना दी, एलजी रिकमेंडेशन को वापस भी भेज सकते हैं। इसी नए एक्ट में एक चीज और ऐड हुई कि जो डिपार्टमेंट सेक्रेटरीज होते हैं, हर डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी होते हैं, हेल्थ सेक्रेटरी, एजुकेशन सेक्रेटरी। नॉर्मली क्या होता है कि वो सेक्रेटरी पहले अपने हेल्थ सेक्रेटरी हेल्थ मिनिस्टर को भेजेंगे, एजुकेशन सेक्रेटरी एजुकेशन मिनिस्टर को भेजेंगे, कोई भी रिपोर्ट, कोई भी डिसीजन। उसके बाद वो सीएम के पास जाएगा, उसके बाद वो एलजी के पास। लेकिन यहां पे इस एक्ट में बोला गया कि दे कैन ब्रिंग टू द नोटिस टू एलजी, सीएम एंड चीफ सेक्रेटरी, एलजी, सीएम एंड चीफ सेक्रेटरी, मैटर्स दैट मे ब्रिंग कंट्रोवर्सी। अब पॉइंट ये है, कौन सी कंट्रोवर्सी? यानी कि अगर कोई हेल्थ सेक्रेटरी है तो वो हेल्थ मिनिस्टर से बिना पूछे किसी मैटर को डायरेक्ट एलजी, सीएम और चीफ सेक्रेटरी को भेज सकता है, अगर उसको लगता है हेल्थ सेक्रेटरी को कि ये जो मैटर है ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करेगा किस किस के बीच में, दिल्ली गवर्नमेंट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, या फिर दिल्ली और सुप्रीम कोर्ट के बीच में, या फिर दिल्ली हाई कोर्ट के बीच में, या फिर दिल्ली किसी और स्टेट गवर्नमेंट के। यानी कि अगर हेल्थ सेक्रेटरी को कहीं से भी लगता है कि ये मैटर कंट्रोवर्शियल हो सकता है तो वो डायरेक्ट नोटिस में लेके आएंगे एलजी, सीएम और सीएस के। अब यहां 2 बातें हैं। एक तो ये क्योंकि वो मिनिस्टर को नहीं पूछ रहे हैं तो मिनिस्टर अपने इनपुट भी कैसे देंगे, और ये बाईपास करना हो जाएगा किसी हेल्थ मिनिस्टर, यानी कि किसी इलेक्टेड मिनिस्टर की अथॉरिटी को बाईपास करना अगेंस्ट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के, अगेंस्ट है प्रिंसिपल ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के। दूसरा, हेल्थ सेक्रेटरी ही डिसाइड कर रहे हैं कि कौन सा मैटर एक्चुअली कंट्रोवर्शियल है, तो यानी कि
डेफिनेशन भी क्लियर नहीं है कि कौन सा मैटर कंट्रोवर्शियल माना जाएगा, और इसका मतलब है इनडायरेक्टली कोई भी मैटर डायरेक्ट भेजा जा सकता है एलजी को या सीएम को। यहां पे एक बहुत ही अच्छा वर्ड यूज किया है सुप्रीम कोर्ट ने, ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी। ये समझना है। देखिए यहां पे मैंने 1 2 3 लिखा है। सिविल सर्वेंट्स जो अकाउंटेबल होते हैं वो मिनिस्टर्स के होते हैं, यानी कि हेल्थ सेक्रेटरी अकाउंटेबल है हेल्थ मिनिस्टर के लिए, यानी कि अगर हेल्थ सेक्रेटरी ने कुछ गलत किया तो हेल्थ मिनिस्टर उसको रिमूव कर सकता है, ट्रांसफर कर सकते हैं। इसी तरह मिनिस्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर, नंबर 2 लिंक जो लिखा है मैंने, यानी कि अगर मिनिस्टर्स ने कुछ गलत किया है तो लेजिस्लेचर मिनिस्टर को हटा सकते हैं बाय दी नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो यानी कि 1 में है सिविल सर्वेंट्स आर रेस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबल टू मिनिस्टर्स, और 2 में है मिनिस्टर्स आर अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, और 3rd है लेजिस्लेचर्स आर अकाउंटेबल टू सिटीजन। ये जो एरो आ रहा है ये, इसका मतलब है अगर लेजिस्लेचर ने कुछ गलत किया तो इलेक्शन के टाइम में सिटीजन उस लेजिस्लेचर को हटा सकते हैं। ये तीनों ट्रिपल चेन ऑफ अकाउंटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए। लेकिन अब जो 2023 के बाद कानून आया और ये अथॉरिटी आई, तो अब सिविल सर्वेंट्स एक्चुअली, क्योंकि उसमें मिनिस्टर का रोल हटा दिया है, तो पहला लिंक नंबर 1 को हटा ही दिया है। तो अगर हम कटिंग द फर्स्ट लिंक इज इट विल बी इक्वल टू कॉन्ट्राडिक्टिंग द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्योंकि अब वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है नेशनल कैपिटल सिविल सर्विसेज अथॉरिटी, जिसमें मिनिस्टर का रोल नहीं है, और फिर दूसरी बार अगर वो लोग हैं तो एलजी। यानी कि ये कानून कुछ लोगों के हिसाब से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, क्योंकि चुने हुए लोगों का कंट्रोल कम है और एक अपॉइंटेड अथॉरिटी का रोल ज्यादा हो रहा है। इसी नए कानून में एलजी की डिस्क्रिशनरी पावर को बढ़ाया गया है। उसमें लिखा गया है कि जो मैटर लेजिस्लेटिव असेंबली के बाहर के हैं लेकिन बट डेलीगेट हुए एलजी को, एलजी उनको देखेंगे, या फिर किसी कानून ने स्पेसिफिकली एलजी को पावर दिया तो एलजी उनको देखेंगे, या फिर कोई जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल फंक्शन को कर रहे हैं एलजी उसको देखेंगे। 2023 में जो ये एक्ट पास हुआ, इसमें जो सर्टेन मैटर्स है, मैं एक बार और रिपीट कर रहा हूं कि जो डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी हेल्थ सेक्रेटरी है मस्ट ब्रिंग टू द नोटिस सर्टेन मैटर्स टू एलजी, सीएम और सीएस। अब मैंने पहले भी बताया कि कौन से मैटर, जब दिल्ली वर्सेस, या तो दिल्ली वर्सेस सेंटर जहां पे कंट्रोवर्सी आ सकती है, या फिर दिल्ली वर्सेस एनी स्टेट कंट्रोवर्सी आ सकती है, या दिल्ली वर्सेस सुप्रीम कोर्ट में कंट्रोवर्सी आ सकती है, या फिर दिल्ली वर्सेस हाई कोर्ट में कंट्रोवर्सी आ सकती है। जैसा मैंने बोला ये क्लियर नहीं है कि कौन से मैटर होंगे कंट्रोवर्शियल। यहां पे वो बिना मिनिस्टर के पूछेंगे, अगर विदाउट मिनिस्टर के डायरेक्ट भेजेंगे तो उससे एक तो चेन ऑफ कमांड टूट जाएगी, इनपुट मिनिस्टर से नहीं मिलेंगे और कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी फेल हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि मैंने कोशिश की है ये समझाने की कि दिल्ली में जो चुनी हुई सरकार है, सीएम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उनकी पावर को किस तरीके से कभी कभी ऑर्डिनेंस के थ्रू या बिल के थ्रू या एक्ट के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट ने कम किया है, किस तरीके से फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने हालांकि चुनी हुई सरकार की पावर को कम करके एलजी को ही बताया कि एलजी एब्सोल्यूट पावर है, लेकिन एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने 2018 और 2023 में भी चुनी हुई सरकार को ही वैल्यू दी है। अगर मैं आपको एकदम फास्ट रिकैप कराता हूं। फास्ट रिकैप में सबसे पहले तो बिफोर 1956 ए बी सी डी 4 कैटेगरी होती थी इंडिया की, उसमें दिल्ली आता था सी में। उसके बाद एसआरसी, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आई 1956 में, और उसके बाद दिल्ली जो कन्वर्ट हुआ वो हुआ स्टेट और यूनियन टेरिटरी में से दिल्ली यहां पे आ गया। 1956 के बाद 1991 में पहले 69th अमेंडमेंट हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और उसके बाद 1991 में एक नया एक्ट भी बना, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली एक्ट। और यहां पे एक आर्टिकल नया ऐड हुआ 239 ए। अब 2015 में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन निकाला, जिस नोटिफिकेशन में एलजी की पावर को बढ़ा दिया। 2016 में भी दिल्ली हाई कोर्ट ने एलजी की पावर को बढ़ाया और सीएम की पावर को कम किया, यानी 15 में भी और 16 में भी, दोनों में ही एलजी की पावर बढ़ी है। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट जब आए तो सुप्रीम कोर्ट ने
सीएम यानी इलेक्टेड गवर्नमेंट की पावर को बढ़ाया। उसके बाद 2021 में अमेंडमेंट आया। अमेंडमेंट जब भी आया तो बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आई है तो उसको उन्होंने पावर किसकी बढ़ाई, एलजी की। और 2023 में जब सुप्रीम कोर्ट ने अगेन डिसीजन दिया तो दो बार सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, 2018 और 2023। और 2023 के सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद अगेन फाइनल जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें एक ऐसी अथॉरिटी बनाई गई है नई, जिसमें ट्रांसफर, पोस्टिंग, विजिलेंस, प्रोसिक्यूशन, सैंक्शन, इन सबकी अथॉरिटी मिनिस्टर के थ्रू ना होते हुए एक ऐसी अपॉइंटेड अथॉरिटी जिसका इनडायरेक्ट कंट्रोल सेंटर के हाथ में है। तो मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको काफी समझ में आएगा और अब दिल्ली जब आप भी पढ़ेंगे कहीं पे भी तो आपको कम प्रॉब्लम आएंगी। थैंक यू सो मच।